नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वह है वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, भारत में मतदान व्यवहार। जब भारतीय मतदाता वोट डालने जाता है तो वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, इन तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। और ये पॉइंट्स आप पढ़ने के बाद में आप ये भी बता सकते हैं कि भारत में कौन सी पार्टी है जो आगे होने वाले चुनाव में जीत सकती है। तो उन्हीं तथ्यों के बारे में हम बातें करेंगे। हमने अपने इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, क्योंकि यदि आपके पास में ये क्वेश्चन आता है, जैसे आप BA, MA या आप किसी और स्ट्रीम्स में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर ये आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम जानकारी रखेंगे वो यहाँ रखेंगे प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कि मतदान व्यवहार है उससे आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कि मतदान जो व्यवहार है उसको कौन कौन से कारक निर्धारित यहाँ पर करते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर 22 जो कारक हैं उनके बारे में बात की है, जो विशेषकर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसमें सामान्यतः पूछा जाता है कि मतदान व्यवहार का अर्थ बताते हुए इसके महत्वपूर्ण कारकों के बारे में हमें बताएं, या इसके महत्वपूर्ण जो कारक हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं उनके बारे में व्याख्या करें। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स में हम यहाँ जानकारी रखेंगे इंट्रोडक्शंस, प्रस्तावना। आप सभी जानते हैं हमारा देश दुनिया में जो सामान्यतः कहा जाता है दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र जहाँ पर माना जाता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये हमारा देश है, ये दुनिया में माना जाता है। यद्यपि जो चाइना है उसकी पॉपुलेशंस भी अधिक है, लेकिन वहाँ पर सामान्यतः कहा जाता है दुनिया का जो मानना है वो भारत को ही मानती है कि यहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि चाइना में तो वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार सामान्यतः बनी रहती है, उसी पार्टी को ही वहाँ पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत में यहाँ पर ओपन कंपटीशन है, बहुदलीय प्रणाली है, मतदाता अपने मत का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में कर सकते हैं। तो इस कारण से दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत को कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्थायी स्वशासन की व्यवस्था की गई है वो भारत में ही है। तो ये व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पर हम यहाँ पर भारत में जो वोटिंग है उसका बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ रहता है। अब बिना मतदान के किसी भी लोकतंत्र को आप सफल नहीं बना सकते हैं। जो भी मतदाता होते हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके निश्चित रूप में लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। और मतदाता निश्चित रूप में जब अपने वोटिंग करते हैं किसी स्वतंत्र प्रत्याशी के पक्ष में या किसी राज्य पार्टी या किसी नेशनल पार्टी, उनके पक्ष में अपना मतदान यहाँ पर करते हैं। तो ये एक की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप बताएंगे। भारत में हम वोटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और इनडायरेक्ट भी जो हो रहा है, दोनों ही वे में यहाँ पर मतदान किया जाता है। डायरेक्ट भी है और यहाँ पर इनडायरेक्ट भी है। दोनों ही प्रकार का जो मतदान है वो हमारे देश में होता है। डायरेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करें MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हम लोकसभा के बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ पर MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी राज्यों में SLA बनी हुई हैं उसमें, इसके साथ में कुछ राज्यों में जो SLC बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLC स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पर भी डायरेक्ट मतदान है वो कुछ एरिया में कर दिया जाता है। इसके साथ में हम बात करें यहाँ पर लोकल
जो गवर्नमेंट बनी हुई है, स्थानीय जो सरकारें बनी हुई हैं, वहाँ पर भी जो जनता है वो डायरेक्ट मतदान करती है, जिसमें हम पंचायती राज है, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि के जो चुनाव होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो हमारे डायरेक्ट इलेक्शन हो गए। इनडायरेक्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट है हमारे देश का, वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन सब बातों को आप यहाँ पर बताएंगे प्रस्तावना के बारे में। तो एक जानकारी आपको यहाँ पर होगी कि मतदान का बहुत ज़्यादा महत्व भारत में होता है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर जानेंगे कि वोटिंग जो बिहेवियर है उसका अर्थ क्या है। तो एक जानकारी आप यहाँ पर रख लीजिएगा कि कोई भी यहाँ पर वोटर्स होता है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। कोई भी ये वोटर्स हैं, कोई मतदाता है, सभी अपने जो मानसिक विकास है, जैसे उनकी समझ है, उनके अनुसार वो अपना वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग बिहेवियर जो होता है ये यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक थिंकिंग होती है एक, ठीक है, कि ये वोटर है और ये कोई किसी राजनीतिक दल के बारे में सोचता है, किसी शासन व्यवस्था के बारे में सोचता है, तो ये उसका मनोविज्ञान है, ठीक है। और ये मनोविज्ञान किसके प्रति बनता है, यहाँ पर निश्चित रूप में कोई जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कैंडिडेट्स जो होते हैं, निश्चित रूप में यहाँ पर पार्टी, कोई भी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है उनके प्रति है। इसके साथ में वहाँ पर जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली है, उसके बारे में। तो यहाँ पर वोटिंग बिहेवियर का जो सामान्यतः अर्थ है, वोटिंग बिहेवियर एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसमें एक मतदाता उम्मीदवार के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति या वहाँ की संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली के प्रति जो अपनी थिंकिंग रखता है, जो अपने विचार रखता है, उन सबको हम यहाँ पर मतदान व्यवहार कहते हैं। बड़ा ही सिंपल से वे में है, आप इसको जानकार रख लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर, वोटर्स हैं, उसका अपना एक मनोविज्ञान रहता है। जैसे आप सोचिएगा, आपके भी अपने मनोविज्ञान है, आप किसी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आप निश्चित रूप में यहाँ पर किसी उम्मीदवार, कोई एमएलए एमपी के इलेक्शन में खड़ा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप कहीं पर भी कोई सभाएं होती हैं, कहीं पर कोई व्यक्ति चार इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर आप क्या अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं इनको हम वोटिंग बिहेवियर कहते हैं, और फिर उन्हीं को आधार में रखते हुए आप अपने वोट का प्रयोग कर देते हैं और इसको हम मतदान व्यवहार कहते हैं। तो वोट डालते समय मतदाता के जो रुझान हैं, मतदाता के जो ओरिएंटेशंस यहाँ पर बने हुए हैं, मतदाता की जो रुचि है, उन सबको यहाँ पर मतदान व्यवहार कहा जाता है। सिंपल वे में आप याद रख लीजिएगा कि मतदान व्यवहार से हमारा अभिप्राय है, यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसमें एक मतदाता वोट डालते समय जो उसकी रुचि है उम्मीदवार के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति और निर्वाचन प्रणाली के प्रति, उसी रुचि के अनुसार जब वो अपने मतदान का प्रयोग करता है तो इस व्यवस्था को हम मतदान व्यवहार कहते हैं। जिसमें वो हो सकता है प्रचार भी करता मिले, किसी पार्टी के बारे में, किसी उम्मीदवार के बारे में प्रचार करता हुआ मिले, तो इनको वो ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का प्रयोग निश्चित रूप में यहाँ पर करता है। इसी व्यवस्था को ही हम यहाँ पर वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो वोटिंग बिहेवियर है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे वोटिंग बिहेवियर का अर्थ आपको बताया गया था कि वोट डालते समय मतदाता के जो रुझान हैं, जो रुचियां हैं, वो कैंडिडेट्स के प्रति, पार्टी के प्रति या संपूर्ण निर्वाचन जो प्रणाली हो रही है उसके प्रति क्या हैं, उन्हीं को ही हमने यहाँ पर वोटिंग बिहेवियर का नाम दे दिया था। अब मतदाता जो होता है उसको बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से कारक हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होकर ही फिर वो अपने मतदान का प्रयोग यहाँ पर
करता है। वोटर्स हैं उसका जो मनोविज्ञान है, उसकी जो साइकोलॉजी है, वो किन से प्रभावित होकर अपने मतदान का प्रयोग फिर वो करता है, उन्हीं के बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है पार्टी। जैसे हम इंडिया के बारे में ही बात करें, कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक पार्टी से जुड़े रहते हैं, चाहे वो पार्टी अच्छा करे चाहे वो पार्टी बुरा करे। सामान्यतः उनके जो मनोविज्ञान है वो ऐसा जुड़ा रहता है कि उनको हमेशा ही उसी पार्टी में खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पर उनको कोई कमियाँ नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसे वोटर्स भी यहाँ पर रहते हैं कि वोटर्स की जो यहाँ पर साइकोलॉजी है वो हमेशा किसी पार्टी के प्रति, सपोज कीजिएगा ए पार्टी है, इस ए पार्टी के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये बी पार्टी है इसके प्रति हमेशा नेगेटिव रहेगी, इसके प्रति पॉजिटिव इसके प्रति नेगेटिव। तो ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये भी मतदाताओं को प्रभावित करते रहते हैं। इसके साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए वोटर्स, वो कोई भी पार्टी आती है तो उसके साथ पार्टी से ही जुड़ जाते हैं कि ये पार्टी ठीक है, ये ए पार्टी ठीक है या बी पार्टी ठीक है, वो ऑटोमेटिक ही अपने विचार वहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी मतदाताओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जाति। भारत में जो मतदाता हैं, मतदाताओं को जाति का जो फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसको आप इसमें में भी समझ सकते हैं, जैसे भारत में कई बार ऐसे नारे भी दे दिए जाते हैं कि जाति की बेटी जाति को और जाति की वोट जाति को। ऐसे समीकरण हैं वो सामान्यतः चुनाव में भी कई बार दे दिए जाते हैं। लोकलिटी में स्थानीय जो होते हैं, स्थानीय जो स्वशासन होते हैं, वहाँ पर जो वोटिंग होती है वहाँ पर तो इसका और भी ज़्यादा यहाँ पर विस्तृत रूप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कास्ट के बारे में हम बात करें, जैसे अभी 2011 की जो जनगणना हुई थी उस दौरान हम बात करें तो लगभग 40 लाख के करीब यहाँ पर कास्ट हैं, सरनेम है, गोत्र नेम है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं भारत में। तो अपने आप में एक बड़ी विडंबना यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कास्ट इंडिया में प्रिवेल करती हैं। यहाँ पर निश्चित रूप में उनका वर्चस्व यहाँ पर बरकरार है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर जाति की राजनीति होना भी यहाँ स्वाभाविक है। मोरिस जोन्स हैं, रजनी कोठारी है, उन्होंने भारत में जो जाति की भूमिका है इसके बारे में विस्तार से व्याख्या उन्होंने की भी है। तो भारत में कहा जाता है कि भारत में जाति एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ऐसा माना जाता है। जाति है वो भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। जब भी वोट डालने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये मेरी जाति का है, उसकी जाति का है, तो निश्चित रूप में उसके पक्ष में मतदान कर दिया जाता है। इसके साथ में यहाँ पर एक समीकरण आप और भी देख सकते हैं। सपोज कीजिएगा ये कोई भी चुनाव क्षेत्र है और इसमें 80% जो लोग हैं वो ए जाति के हैं, 20% जो लोग हैं वो बी जाति के हैं। अब एक बड़ी विडंबना है हमारे देश में यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर कोई पार्टी, राजनीतिक दल अपने चुनावी उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जब चुनाव में उतारते हैं इस चुनाव क्षेत्र के लिए, सपोज कीजिएगा ये एमपी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का चुनाव है। ए जाति है, इसकी संख्या यहाँ पर 80% है, बी जाति है, इसकी संख्या यहाँ पर 20% है, ठीक है। और जब भी कोई राजनीतिक दल यहाँ पर पार्टी में अपने चुनावी उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित रूप में यहाँ पर जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसी के ही उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव में उतारे जाते हैं। यो कोई एक्स पार्टी हो, कोई वाई पार्टी हो, कोई जेड पार्टी हो, मान लीजिएगा ये तीनों पार्टी हैं, तीनों ही पार्टियाँ यहाँ पर जब अपने चुनावी उम्मीदवार बनाएंगी तो ए जाति का उम्मीदवार ही यहाँ पर चुनाव में इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा। तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ रहती है, यद्यपि इसके अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही रहता है कि ज़्यादातर उस एरिया में जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उसी जाति के उम्मीदवार को यहाँ पर इलेक्शन में उतार दिया जाता है और इसी से प्रभावित होकर फिर मतदाता है अपने मतदान का प्रयोग यहाँ पर करता भी है, जिसके चुनाव परिणाम में आप नतीजे देखते भी हैं। धर्म के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं।
कि भारत में जब इलेक्शन होते हैं तो रिलीजन की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत में एक आउटरली ड्राफ्ट के रूप में आप यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम हिंदू के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 79.8, इसको लगभग 80% मान सकते हैं। मुस्लिम के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो 14.2, लगभग आप इसको 14% मान सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है, मेजर पॉपुलेशन है यहाँ पर ये। इसके बाद में यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाते हैं, फिर यहाँ पर सिख आ जाते हैं, फिर यहाँ पर बौद्ध आ जाते हैं, फिर यहाँ पर जैन आ जाते हैं। तो ये रिलीजन्स भी आ जाते हैं। मेजर जो हैं वो यहाँ पर यही है। तो सामान्यतः राजनीतिक दल भी ऐसा ही करते हैं, जब जिस एरिया में किसी धर्म की संख्या ज़्यादा होती है उसी धर्म का व्यक्ति चुनाव में उतार दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इस प्रकार से मान सकते हैं, जैसे आपको ऊपर बताया गया था। सपोज कीजिएगा ये कोई एरिया है और यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो यहाँ पर ए धर्म के हैं, 10% जो लोग हैं वो यहाँ पर बी धर्म के हैं। ठीक है। जब राजनीतिक दल चुनाव में अपना चुनावी उम्मीदवार यहाँ पर बनाएंगे, सपोज कीजिएगा ये राजनीतिक दल हैं एक्स वाई जेड और ये यहाँ पर रिलीजन है। जब ये तीनों ही पार्टियां अपने चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में जब खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप में ए रिलीजन का जो उम्मीदवार है उसी को यहाँ पर चुनाव में खड़ा कर देते हैं चुनावी उम्मीदवार के रूप में, उस पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके रूप में। और मतदाता भी सामान्यतः अपने धर्म के पक्ष में मतदान कर देते हैं। संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा धर्म के प्रति लोगों की थिंकिंग बनी रहती है कि अपने धर्म को वोट यहाँ पर दिया जाता है। यद्यपि सभी फैक्टर्स यहाँ पर काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ कैंडिडेट्स की अन्य क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करते हैं जो अभी आपको बताई जाएंगी। लेकिन ये फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग यहाँ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है और वो है यहाँ पर लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज है वो मतदाताओं को प्रभावित करती है। आप सपोज कीजिएगा कोई एक चुनाव क्षेत्र है, मान लीजिएगा ये एमएलए का चुनाव क्षेत्र है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर जब भी वोटिंग होगी तो वोटिंग में सामान्यतः ये रहता है कि जब भी यहाँ पर वोटिंग की जाएगी और वोटिंग से पहले यहाँ पर चुनाव प्रचार होता है। मान लीजिएगा ये जो एमएलए का एरिया है यहाँ पर कोई बी भाषा बोली जाती है संपूर्ण एरिया में, और यहाँ पर कोई एक उम्मीदवार है, किसी पार्टी ने यहाँ पर लैंग्वेज जो बोलता है कैंडिडेट्स उसको चुनावी उम्मीदवार यहाँ पर बना दिया। तो यहाँ पर निश्चित रूप में जब ये चुनाव प्रचार करेगा तो अपनी भाषा में करेगा। और सपोज कीजिएगा इसको बी भाषा आती नहीं है तो क्या आप मान सकते हैं कि यहाँ पर उम्मीदवार है ये चुनाव जीत जाए? निश्चित रूप में चुनाव नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ये बी लैंग्वेज तो आती नहीं है। वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा। यद्यपि यहाँ पर मीडिएटर जो होते हैं, दो भाषिया जो होते हैं, वो भी यहाँ पर वर्क कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो मतदाताओं पर इम्प्रेशन जो सामान्यतः पड़ता है वो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यदि उनकी भाषा बोलता है, उनकी भाषा के विचार हैं उनको सही प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है, वो उनको समझ में आ रहे हैं, तो उनके जीतने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ये सपोज कीजिएगा ये जो बी भाषा बोलने वाले लोग हैं इनकी संख्या यहाँ पर 95% है, बाकी कोई अन्य जो अदर्स भाषाएं हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जब राजनीतिक दल अपने चुनावी उम्मीदवार यहाँ पर बनाएंगे, ये मान लीजिएगा राजनीतिक दल हैं एक्स वाई जेड, तो ये भी जब अपने चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो बी लैंग्वेज जो उम्मीदवार बी भाषा बोलता है उसी को ही यहाँ पर चुनावी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। तो भाषा है, भाषा भारतीय जो मतदाता हैं उनको प्रभावित करती है। दक्षिण में वहाँ पर जो भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का विरोध करता हुआ मिलेगा उसके ज़्यादा चुनाव जीतने की संभावनाएं, उस राजनीतिक दल के चुनाव जीतने की संभावनाएं अधिक हैं।
ये एक सामान्यकरण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ये माना जाता है कि लगभग ऐसा वहाँ पर बना रहता है। कुछ व्यक्ति हिंदी के सपोर्ट में भी वहाँ पर कार्य करते हैं, सारे ऐसे नहीं है कि हिंदी के विरोध में ही हो, लेकिन फिर भी ये जो फैक्टर्स है, ये लैंग्वेज है, ये मतदाताओं को प्रभावित यहाँ पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, और वो है यहाँ पर गोत्र। भारत के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर 2011 की जो जनगणना थी उसमें 40 लाख के करीब जो जातियाँ हैं और इसके साथ में यहाँ पर गोत्र, कितने प्रकार के यहाँ पर जातियाँ हैं और गोत्र हैं वो पाए जाते हैं। तो गोत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे कोई चुनाव क्षेत्र है, आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, और यहाँ पर कोई एक जो गोत्र है, बहुत से गोत्र हैं, हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं उनसे आप संदर्भ आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी चुनाव होंगे तो कैंडिडेट्स के नाम के साथ में एक पर्टिकुलर गोत्र टाइटल जुड़ा होता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा ये चुनाव क्षेत्र है और यहाँ पर कोई सी गोत्र हैं, इनकी जो जनसंख्या है यहाँ पर आप मान के चलें 96%, और बाकी जो एरिया हैं वहाँ पर अदर्स जो गोत्र हैं उनकी है। अब वही बात आती है कि जब भी कोई राजनीतिक दल, ये कोई एक्स वाई जेड, ये तीनों ही राजनीतिक दल जब अपना चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो ये निश्चित रूप में यहाँ पर सी गोत्र के उम्मीदवार को ही चुनाव में खड़ा करते हैं, क्योंकि मतदाता हैं, मतदाता अपने गोत्र के उम्मीदवार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं ना ये तो हमारे गोत्र का है, ठीक है। इंडिया में गोत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है कि शादी में भी गोत्र का बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ बना रहता है। तो यहाँ पर वोट डालते समय तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें वही बात आती है कि सभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर मतदाता हैं वो अपने गोत्र के मतदान ज़्यादा करते हैं। इसके बाद में आती है आइडियोलॉजी। भारतीय जो मतदाता हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप में कोई भी राजनीतिक दल है उसकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित जरूर होती है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी है जो बनी हुई है, जो विचारधारा है, जैसे यदि हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में बात करें, वर्तमान समय में राष्ट्रीय जो दल बने हुए हैं, राजनीतिक दल, इनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है। कोई सामाजिक कल्याण को ज़्यादा महत्व देता है, कोई समाजवाद को ज़्यादा महत्व देता है, कोई यहाँ पर पूंजीवाद को ज़्यादा महत्व देता है, कोई यहाँ पर जो कृषक हैं, किसानों के कल्याण हैं उसको ज़्यादा, किसान और मजदूर के कल्याण को महत्व देता है, कोई यहाँ पर गांधीवाद को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देता है, कोई लोहियावाद को महत्व देता है। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये मतदाताओं को प्रभावित करती है, चाहे वो समाजवाद हो, गांधीवाद हो, पूंजीवाद हो, साम्यवाद हो, ऐसी जो विचारधाराएं हैं ये निश्चित रूप में मतदाताओं को प्रभावित करती है, और फिर जो भी उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में अपने मतदान का प्रयोग ये कर देते हैं। तो आइडियोलॉजी है वो भारतीय मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके बाद में हम बात करें लीडरशिप। कोई भी राजनीतिक दल है उसमें लीडिंग कौन कर रहा है। जैसे सपोज कीजिएगा ये दो पार्टी है, ये ए पार्टी है, ये यहाँ पर बी पार्टी है, इसका जो लीडिंग कैंडिडेट है ये एक्स है और इसका जो लीडिंग कैंडिडेट है, इसका जो लीडर है वो वाई है। ये एक्स व्यक्ति है, ये यहाँ पर बोलने में कुशल नहीं है, इसके विचार हैं वो जनता तक ठीक प्रकार से नहीं पहुँच पाते हैं, या जनता इनके विचारों को हल्के में रखती है, उसको समझ नहीं पाती है। और ये वाई व्यक्ति है, ये यहाँ पर बड़े बड़े जनता से वादे कर लेता है, बड़े बड़े जुमले यहाँ पर कर देता है। तो निश्चित रूप में ये जितने बड़े यहाँ पर शौपन दिखाएगा वाई जनता को, हो सकता है बड़ी बड़ी घोषणाएं ये कर दे, बड़े बड़े यहाँ पर जुमले जो प्रयोग कर दिए जाते हैं वो यहाँ पर प्रयोग कर दे, तो इस वाई के जीतने की संभावनाएं अधिक होंगी। भले ही ये एक्स व्यक्ति है कितना भी अच्छा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके विचार जनता तक नहीं पहुँच पाए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये इसके विचार जनता को ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया, बल्कि ये जो व्यक्ति था ये जो बड़े बड़े वादे कर रहा था, जनता से बड़ी बड़ी संभावनाएं वहाँ पर व्यक्त कर रहा था, तो इसके विचार जनता को ठीक प्रकार से समझ में आ रहे। तो निश्चित रूप में यहाँ पर पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद में आता है एज, आयु।
आयु भी भारतीय मतदाता हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे आप ये मान के चलें 18 से लेकर और 35 वर्ष के जो वोटर्स हैं, इसके साथ में 35 से लेकर 50 के वोटर्स हैं, इसके साथ में 50 से अबाउ जो वोटर्स हैं, उनके सोचने का और समझने का तरीका जो सामान्यतः रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। यद्यपि कैटेगरी आप अलग अलग बना सकते हैं, ये मैंने आपको सुविधा के लिए है कि थोड़ा सा इनमें अलग अलग थिंकिंग डेवलप रहती है। 18 से 35 तक है जिस दौरान व्यक्ति है मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है धीरे धीरे, यहाँ पर मैच्योरिटी उसको हम मान लेते हैं, और 50 तक फिर वो उसके विचार सामान्यतः कहा जाता है कि स्थिर से हो जाते हैं कि ऐसा ही है। फिर भी कुछ संभावनाएं होती है परिवर्तन होने की, यहाँ पर तो फिर वो निर्धारित ही कर लेता है कि उसको वोट जो देना है उसी को ही देना है, ठीक है। तो ये भी जो एज है, एज भी मतदाता हैं उनको प्रभावित करती है। अब ये एज तो वोटर्स की है, यहाँ पर कोई चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा है, सपोज कीजिएगा 18 से 35 के बीच में, तो सामान्यतः ये जो उम्मीदवार हैं ये अपनी एज के वाले व्यक्ति के पक्ष में ज़्यादा मतदान करेंगे। ये वाले ही हैं 35 से 50, ये अपने उम्मीदवार के पक्ष में ज़्यादा मतदान करेंगे, और 50 और 50 से अबाउ हैं ये अपने उम्मीदवार के पक्ष में ज़्यादा मतदान करेंगे। संभावनाएं ये बनी रहती हैं, यद्यपि सभी में अप्लाई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस हैं वहाँ पर हो सकता है। 25 साल का व्यक्ति है और उसके साथ में 18-19 साल के जो युवा हैं वो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप में वे 18-19 साल के जो युवा हैं वो उस 25 साल वाले उम्मीदवार के पक्ष में ज़्यादा मतदान करेंगे। इसके बाद में आता है इमेज ऑफ कैंडिडेट्स। कोई भी चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा है तो उसकी इमेज जनता के सामने कैसी है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहती है उसकी ईमानदारी, कि जनता उसकी ईमानदारी के बारे में क्या सोच रखती है, क्या वो साइकोलॉजी रखती है। जनता निश्चित रूप में यहाँ पर कोई भी जो चुनावी उम्मीदवार है उसके बारे में क्या थिंकिंग रख रही है, वो ईमानदार है या नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, ये जो फैक्टर्स है वो क्रिमिनल है या नहीं है, ये उस कैंडिडेट्स की इमेज है वो जनता अपने माइंड्स में रखती है, और उसी से प्रभावित होकर जनता अपने मतदान का प्रयोग यहाँ करती है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट्स की जो इमेज है वो जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसमें हम उसकी जो विशेषताएं यदि हम माने तो उसकी ईमानदारी को सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, और वो है यहाँ कोई भी चुनावी उम्मीदवार है उसका व्यक्तित्व क्या है। जैसे यहाँ पर उसकी क्वालिटी हो सकती है कि कोई फिल्म से संबंधित व्यक्ति हो, कोई यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हो सकता है, कोई बिजनेसमैन यहाँ पर हो सकता है, कोई योग से संबंधित हो सकता है, कोई समाज सेवा से संबंधित है, उनसे संबंधित व्यक्ति होता है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उससे प्रभावित होकर भी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते ही आते हैं। ये संभावनाएं हैं, सभी जगह अप्लाई नहीं करेंगे, ये संभावनाएं बनी रहती है कि मतदाता उनके साथ में अपने मतदान का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहते हैं। उसके बाद में आता है इलेक्शन कैंपेन। सपोज कीजिएगा यहाँ पर ए पार्टी है, ये यहाँ पर बी पार्टी है, दो राजनीतिक दल हैं। ए पार्टी ने अपना जो चुनाव प्रचार था, इसके लिए जो चुनावी खर्च था, सपोज कीजिएगा इलेक्शन कैंपेन के लिए उसने यहाँ पर खर्च किया, मान के चलें आप 1 करोड़। और ये जो पार्टी थी बी पार्टी, इसने यहाँ पर चुनाव पर जो खर्च किया, प्रचार के लिए हम बात कर रहे हैं, इसने चुनाव प्रचार के लिए 1 करोड़ और इसने चुनाव प्रचार के लिए 10 करोड़। तो सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि जो पार्टी ज़्यादा चुनाव प्रचार करती है, जनता के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अपने चुनाव प्रचार को रखती है, तो उस पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं अधिक रहती है। मान लीजिएगा ये पार्टी है, ये चुनाव कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, वो करती नहीं है कि हमें नहीं करना, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे, तो इसके जीतने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जो पार्टी जितना ज़्यादा चुनाव प्रचार करेगी, जनता से जितना ज़्यादा वो अपने जो वादे हैं वो उनके सामने रखेगी, जो उन्हें उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो उनके सामने रखेगी, तो उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं यहाँ पर अधिक से अधिक बनी रहती हैं। तो चुनाव प्रचार है वो भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है और वो है यहाँ पर प्रेशर्स ग्रुप। जो भी मतदाता होते हैं वो
हो सकता है कोई मतदाता यहाँ पर प्रेशर्स ग्रुप से जुड़े हों, जैसे किसानों के भी यहाँ पर जो किसान संगठन हैं उनके प्रेशर्स ग्रुप बने हुए हैं, किसानों के जो समूह हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के भी प्रेशर्स ग्रुप बने हुए हैं। टीचर्स हैं, टीचर्स के भी प्रेशर्स ग्रुप बने हुए हैं। व्यापारियों के भी बने हुए हैं। ये प्रेशर्स ग्रुप भी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। यदि ये प्रेशर्स ग्रुप ये निर्धारित कर लें कि हमें इस पार्टी को वोट देना है, तो उसके जो भी उम्मीदवार रहते हैं, जो मतदाता रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, वो सामान्यतः उसी पार्टी के पक्ष में मतदान यहाँ पर कर देते हैं। कि प्रेशर्स ग्रुप के प्रभाव में आकर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है विनर्स आइडिया। एक ऐसा होता है कि कई बार एक वेव चल जाती है, लहर चल जाती है, जिसमें कोई भी वोटर्स होता है वो ऐसा देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, या अब की बार किसकी, जिसे आप कहते हैं ना लहर चल रही है, वेव्स किसकी है, तो वे उसी को ही ध्यान में रखते हुए वोट कर देते हैं। वो नहीं देखते कि कैंडिडेट्स कौन है, किस भाषा, धर्म, जाति, वो ये देखते हैं कि ये लहर चल रही है, चलो इसी के साथ ही अपना मतदान का प्रयोग कर देते हैं। तो उस दौरान जो कंडीशंस बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने उस लहर के साथ ही अपने मतदान का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलिस्ट स्लोगन। जनप्रिय जो स्लोगन्स होते हैं, जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो स्लोगन, वो मतदान व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कोई ऐसा नारा देता है जिसमें बेरोज़गार मुक्त, मान लीजिएगा हरियाणा ही है, बेरोज़गार मुक्त दिल्ली, बेरोज़गार मुक्त हरियाणा, बेरोज़गार मुक्त यहाँ पर पंजाब, तो यहाँ पर निश्चित रूप में जो युवा हैं उनके साथ में जुड़ जाएंगे, और एक बहुत बड़े जो साथ में अन्य जो व्यक्ति हैं वो भी इनके साथ में जुड़ जाएंगे। तो ये भी मतदाताओं को प्रभावित करने के ऐसे बहुत से रहे हैं कि अब की बार दिस एंड दैट सरकार, ये सामान्यतः बताते रहते हैं। तो यहाँ पॉपुलिस्ट जो स्लोगन हैं वो मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनके जो मैनिफेस्टो में जो बातें बताई गई हैं वो भी मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ करते हैं। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में निश्चित रूप में यहाँ पर जो पॉइंट्स आता है वो यही है कि मान के चले, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मान लीजिएगा ये कोई चुनाव क्षेत्र है, एमपी के इलेक्शन है, और मान के चले आप कि हरियाणा में ही हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर जब कोई चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में यहाँ पर खड़ा किया जाएगा तो निश्चित रूप में हरियाणा से ही किया जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर किसी दूसरे राज्य से कोई चुनावी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, मान लीजिएगा यहाँ पर तमिलनाडु से चुनावी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, तो आप मान सकते हैं उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जनता ये भी देखती है कि ये उनके राज्य का है, उनके क्षेत्र का है, उनके क्षेत्र में जो एरियाज़ आ रहा है उनसे है, तो जनता अपने क्षेत्रवाद को भी ध्यान में रखती है और क्षेत्रवाद के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ कर देती है। इसके बाद में आता है फ्यूडलिज़म। फ्यूडलिज़म का अर्थ यहाँ पर ये है सामंतशाही। सामंतशाही का यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है कि सामंतवाद है, नो, सामंतवाद नहीं है, बल्कि ये एक थिंकिंग है, फ्यूडलिस्ट जो आइडिया है, जिसमें हम अपने माइंड्स में पहले ही किसी को सर्वोच्च मान लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको निमंतर, फिर उसको निमंतर, ऐसा हम आइडियोलॉजी बना लेते हैं। जैसे अभी भी वर्तमान समय में हमारे देश में ऐसी ऐसी रियासतें हैं, जैसे जयपुर में रियासत है, पटियाला, पंजाब में पटियाला रियासत है, तो ये महाराष्ट्र में भी रियासतें हैं। तो वहाँ की जो जनता है अभी भी उनके जो चुनावी उम्मीदवार जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको महाराजा या महारानी कहकर बुलाते हैं। ये जो फ्यूडलिस्ट थिंकिंग है ये भी मतदाताओं को प्रभावित करती हैं कि ये हमारे राजा हैं, ऐसा मान लीजिए हमारी रानी है, और फिर उसी के साथ ही अपने मतदान का प्रयोग वो कर देते हैं। तो ये थिंकिंग भी मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है और वो है यहाँ पर सक्सेस इन वार। इसको आप इस प्रकार से मान सकते हैं इस पॉइंट को कि चुनाव से पूर्व यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य करता है, किसी युद्ध में विजेता बनता है, तो निश्चित रूप में उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप कारगिल को देख सकते हैं। कारगिल में जैसे ही विजय हमने प्राप्त की तो उसी का ही परिणाम था कि वहाँ पर पार्टी को वहाँ पर चुनाव जिताए गए थे। जब भी कोई पार्टी किसी दूसरे देश के साथ में
विजय प्राप्त करती है तो मतदाता निश्चित रूप में वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना में अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ करते हैं। तो युद्ध में जो सफलता है वो भी मतदाता है उसके साथ में अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है पर्सनल कॉन्टैक्ट, कि कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर कोई भी जो लोग रह रहे हैं, पीपल हैं, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति है उनके साथ में पर्सनल कांटेक्ट रखता है, उनसे व्यक्तिगत संबंध रखता है। जैसे कोई विवाह, शादी इत्यादि जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शरीक करता रहता है, कोई सामाजिक कार्य में शरीक करता रहता है, आते जाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतदाता उनसे पर्सनली अटैचमेंट उनका हो जाता है और फिर इसी के आधार पर ही फिर वो अपने मतदान का प्रयोग, जब भी चुनाव होते हैं अपने मतदान का प्रयोग वो कर देते हैं। उसके बाद में है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। मतदाता ये भी देखते हैं कि ये सरकार, यदि हम इस पार्टी को वोट देते हैं तो क्या ये सरकार को स्थिर रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। जैसे ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मिली जुली सरकारें बन जाए, तो मतदाता इस बात को भी ध्यान रखते हैं, या ये इस पार्टी को तो हम वोट दे देंगे लेकिन ये पार्टी संभाल नहीं पाएंगी, ऐसे उनकी थिंकिंग बन जाती है। तो वो ये भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा स्थायित्व रखती है। जैसे 1977 में जनता दल की सरकार वहाँ पर बना दी गई थी, लेकिन फिर मतदाता ने देखा कि ये ठीक प्रकार से संभाल नहीं पा रही है। पुनः यहाँ पर जब इलेक्शन 1980 में हुई तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पुनः यहाँ पर विजेता बना दिया गया। उसके बाद में है प्रेस, पॉइंट नंबर 20, और ये है प्रेस। मीडिया है, जनसंचार के जो माध्यम हैं, ये मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं निश्चित रूप में। सपोज कीजिएगा आपने कोई न्यूज़पेपर ओपन किया और उसके फ्रंट पेज पे यहाँ पर लिख दिया गया कि अब की बार तो ये सरकार बनेगी, अब क्या उस पार्टी का वहाँ पर आपको प्रचार मिल गया, या वहाँ पर कुछ ऐसे स्लोगन मिल गए कि अब की बार ये सरकार, ठीक है। न्यूज़पेपर आपने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन करने के साथ ही आपने ये जो इश्तिहार था वे आपने वहाँ पर भी देखा, टीवी पर भी देखा। कहीं पर कोई ग्रुपिंग हो रही है, 4-5 लोग खड़े हैं, वो भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतदाताओं की थिंकिंग क्रिएट हो जाती है यहाँ पर कि अब की बार तो यही बनेगी सरकार, क्यों ना इसी को वोट दे दिया जाए। तो ये प्रेस है, प्रेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी पार्टी को यहाँ पर बहुत निचले स्तर पर ले जा सकती है और किसी भी पार्टी को बहुत ऊपर ले जा सकती है। ये प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहता है। नेक्स्ट आता है जेंडर। मतदाताओं को जो भी महिला है या पुरुष है ये भी प्रभावित निश्चित रूप में करता है। कोई महिला उम्मीदवार है, साथ में कोई पुरुष उम्मीदवार है, तो इसको भी वोटर्स हैं अपने मतदान का प्रयोग करते हुए ये देखता है कि ये उसके जेंडर का है या नहीं है। तो सामान्यतः अपने जेंडर के पक्ष में जो मतदाता हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करते रहते हैं। कई बार अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस प्रकार से जो मतदाता हैं अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है रोल ऑफ मनी। धन है वो मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जो पार्टी जितना ज़्यादा प्रलोभन वोटर्स को देती है, मतदाता उसी के साथ ही अपने मतदान का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2014 के बारे में बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो पार्टी है वर्तमान समय में जो रूलिंग कर रही है, उसने भी एक फेमस नारा दिया था कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रत्येक जो भारतीय हैं उनके खाते में यहाँ पर 15 लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे, हम जो ब्लैक मनी है उसको वापस ले आएंगे। वोटर्स के माइंड में आइडियाज़ क्रिएट हुए, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसी पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि 15 लाख जो रुपए हैं उनके अकाउंट में आ जाएंगे निश्चित रूप में। यद्यपि बाद में फिर यहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक जुमला था। तो यहाँ पर निश्चित रूप में वोटर्स हैं, वोटर्स को जो धन है, धन बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जितने बड़े धन से संबंधित वादे जो सरकारें करती हैं, जो पार्टियां करती हैं, उनके साथ में वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग यहाँ कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है यहाँ पर कंक्लूजन। निष्कर्ष रूप में आप यहाँ पर बताएंगे कि उपयुक्त जो बिंदुओं हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि भारत में मतदाताओं को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं जो उपयुक्त आपको बताए गए। इनमें से नाम आप लिख सकते हैं, जैसे धन प्रभावित करता है, उम्मीदवार की छवि प्रभावित करती है, उम्मीदवार की पर्सनैलिटी प्रभावित करती है, राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी प्रभावित करती है। किसी एक तथ्य को हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतदाताओं को बस यही तथ्य प्रभावित करता है, और इनसे प्रभावित होकर ही भारतीय मतदाता अपने मतदान का प्रयोग यहाँ पर करता है। तो ये हमने बात की कि भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक मतदान व्यवहार का अर्थ क्या है। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।